Pakistan has slipped into a major economic crisis. Pakistan is facing crises on multiple fronts: economy, politics, security. And the situation in this country is only getting worse. From an economic crisis to political mayhem, everything that could possibly go wrong is. पाकिस्तान मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी देश उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ये वीडियो केवल पाकिस्तान और उनके आवाम के लिए नहीं, ये हर एक कंट्री के लिए है जो कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि उनकी आवाम का, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, फिर किसी भी देश की हो, उसमें इसका कितना बड़ा योगदान है और आखिर पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह कैसे हो चुका है। इकोनॉमिकली वो इतना बड़ा क्राइसिस में किस तरह से झेल रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में इतनी हालत खराब है, वहां पे भूखमरी के हालात है, बिजली कनेक्शन जा रहे हैं, पैसे की तंगी चल रही है। तो इस तरह से पूरा का पूरा पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में दूध की कीमत है 210 रुपए लीटर, पाकिस्तान में पेट्रोल 270 रुपए लीटर, पाकिस्तान में आटे का दाम केवल 160 रुपए किलो है। तो सर आप सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो 38% बढ़ चुका है। आप सोच कर देखिए कि आप कहीं कहीं बाजार जाते हैं और आप पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, आपको पता चलता है कि पेट्रोल के दाम 272 रुपए है। आप आटा लेने जाते हैं, आटे के दाम आते हैं 160 रुपए किलो। आप सोच सकते हैं कि वहां पे जो आवाम है, कोई बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति है, उसकी हालत अभी इस समय क्या हो रही होगी पाकिस्तान के अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सटीक रीजन कि इसका रीजन क्या हो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। और ये सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखिए 1947 से लेकर के 2023 तक अब तक 29 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, 29 प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक ने भी 5 साल के लिए कोई भी कार्यकाल पूरी तरह से नहीं संभाला है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इन 29 प्राइम मिनिस्टर में से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई बहुत बड़ी चौड़ी योजना नहीं बनाई पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए, इसकी जीडीपी को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए। केवल दाल रोटी खाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन भी चीजों को करने की आवश्यकता रहती है, केवल उन चीजों को करने के अलावा ऐसा कोई सा भी डिसीजन ऐसा नहीं दिया। कोई इंडस्ट्री बढ़ाई हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया हो, कोई टूरिज्म में पैसा लगाया हो, या फिर किसी और तरीके से किसी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का फैसला लिया हो। इससे किसी भी तरह का कोई ऐसा डिसीजन जिसे इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को मिले, ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया है पाकिस्तान में, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव है, जिसका परिणाम उनको अब देखने को मिल रहा है। दूसरा जो कि सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है ये इतना बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हालत में हो चुकी है, उसका रीजन है फिलॉसफी। पाकिस्तान की एक सिंपल सी फिलॉसफी है, या तो हम लोन मांगेंगे या फिर हम भीख मांगेंगे, यानी कि हम सहायता मांगेंगे किसी देश से। यानी कि पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है सिर्फ और सिर्फ मांगने पर नहीं है, ना कि कभी देने पे और बनाने पे कभी पाकिस्तान की फिलॉसफी रही नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान आज बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुका है। अब पाकिस्तान की सहायता करने वाले 2 देश निकल कर आते हैं। सबसे पहला देश था अमेरिका, जिसने पाकिस्तान को खूब फंडिंग दी और उस फंडिंग के बेस पर पाकिस्तान इतराए फिरता था। लेकिन अब उसकी फंडिंग जाते जाते ट्रंप ने बंद कर दी है और बाइडेन की तरफ से उसको बहुत बड़ी फंडिंग देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई बड़े इकोनॉमिकल तरीके से कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं करी जिससे उनके पास पैसा आता रहे। तो उनके पास और पैसा आ नहीं रहा, फंडिंग यहां से बंद हो गई और उनको लोन मिल नहीं रहा। मैं बताता हूं क्यों। पाकिस्तान अब तक जिन भी देशों से लोन लेता है उनमें सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है चाइना ने अब तक पाकिस्तान को 30 बिलियन का लोन दे चुका है। लेकिन अब चाइना को यह बात समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान को अब लोन देने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसे जाते जा रहे हैं, वापस आने की जो उम्मीद है वो उनको नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से चाइना ने भी अपने हाथ पीछे ले लिए हैं और अब कोई और देश जो है वो उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने जो रिस्पेक्ट है वो पूरी तरह से खो दी है। IMF एक आखिरी संस्था बचती है जो इसको लोन दे सकती है, लेकिन वो भी इसको लोन देने के लिए तैयार तब होगी जब वो उसकी शर्तों को पूरा करेगा। अब पाकिस्तान उनकी शर्तों को भी पूरा नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। अब आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान शर्तों को पूरी क्यों नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी शर्त है जो कि IMF उनके सामने रख दी। तो इसका बहुत बड़ा रीजन आप समझिएगा, जो कि तीसरा पॉइंट है, और उस तीसरे पॉइंट का नाम है करप्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में करप्शन होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो आप कहेंगे वहां के नेता तो ज्यादातर करप्शन होते ही, ज्यादातर करप्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक और जो हाथ है वो है खुद इनकी आर्मी। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस बात के अंदर, अगर पाकिस्तानी आर्मी के अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं वो है 1.5 लाख करोड़ रुपए उनकी खुद की नेटवर्थ। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का करप्शन चल रहा है वहां पर। अगर उनके केवल 100 आर्मी ऑफिसर की बात करें, टॉप 100 आर्मी ऑफिसर, तो उनकी नेटवर्थ है 35,000 करोड़ रुपए। तब आप समझ सकते हैं वहां पर किस लेवल का करप्शन चल रहा है। आपको एक बात कहूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान की आर्मी हर एक उस जगह
घुसना चाहती है जहां पर किसी भी तरह का पैसे का लेन देन होता है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की बहुत सारी जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है वो भी आर्मी करती है। अगर वहां की हम ब्रेड देखेंगे तो ब्रेड बनाने वाली कंपनी भी आर्मी की है। तो बहुत सारे उद्योगपतियों के अंदर या उद्योग के अंदर जो सबसे बड़ा लेना देना है ना वो खुद आर्मी का है। तो इस वजह से वहां पर करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पर जो पैसा आ रहा है फंडिंग के द्वारा या फिर लोन के द्वारा वो उनकी आवाम तक पहुंच नहीं पा रहा। बीच के अंदर जितने भी जाले हैं वो सब एक दूसरे में बांट कर खा जाते हैं और उनके पास कुछ बचता ही नहीं है कि वो अपनी इकोनॉमी में ढाल सके। आप खुद ही सोच कर देखिए कि 30 बिलियन का लोन, उसके बाद इतनी लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग जो कि अमेरिका से उनको अब तक मिलती है, उसके बावजूद भी ये देश बहुत ही ज्यादा क्राइसिस झेल रहा है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं वहां पर किस लेवल का करप्शन हो रहा होगा। अगर आप पाकिस्तान के लोगों से बात करेंगे तो उनको, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, चाहे आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें, तो उनको अपनी इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंशियली कैसी चीजें चलती है, इस शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होगी नहीं। उनको जिस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ वो किस चीज से फर्क पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है कि इंडिया की किस तरह से बुराई की जाए, किस तरह से नारेबाजी करी जाए, किस तरह से आप ये समझाया जाए कि बाकी जो कश्मीर है वो हमारा है। वो सारी चीजें, वहां की न्यूज रिपोर्टिंग चीजें, जितनी भी शिक्षा प्रणाली है, आसपास के जो लोग हैं वो सब इसी एक चीज के अंदर उलझे हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान नारेबाजी, बस इसी चीज के अंदर उलझे हुए हैं। और इस वजह से वो इस बड़ी पिक्चर को कभी देख ही नहीं पाते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी जो हालत है वो खुद हमारे द्वारा की गई है, क्योंकि हमने कभी हमारी इकोनॉमी को देखने का प्रयास ही नहीं किया। चलिए ये सारे रीजन तो हो गए कारण। अब लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको सुनने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला तरीका यह है कि सबको खुश करना बंद कर दीजिए। यही एक सबसे बड़ा तरीका है, सबको खुश करना बंद कर दीजिए का मतलब आप समझिए, जब देश के अंदर, इंडिया के अंदर कोरोना आया था तब क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया कि संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी देखने को मिली। किसी देश के अंदर, किसी गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको रोटी नहीं मिल रही थी, बहुत सारी सिचुएशन पैदा हो गई। लेकिन आप सोचकर देखिए, अगर उस समय संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाता, एक स्थिति मानकर चलिए कि लोग इसी तरह से घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को आने जाने दिया जाता बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, आप सोच सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी बुरी तरह से पिट जाती, कितने ही देश अब तक हम कितने ज्यादा बड़े लोन में आ जाते। आप सोच नहीं सकते सर कि हमारी इकोनॉमी पर कितना बुरा इंपैक्ट देखने को मिलता। उस डिसीजन से हमारा भारत पूरी तरह से, आज हमारा स्टॉक मार्केट जिस अवस्था में है, मुझे लगता है उस डिसीजन का बहुत 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 बड़ा योगदान है। तो याद रखिएगा, अगर आप सब चीजों को, सब लोगों को खुश करने के लिए जाएंगे पाकिस्तान के, तो आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका पूरा देश बेकार हो जाएगा। बड़े डिसीजन लेने के चक्कर में आपका पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो आप सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते, ये पहली बात। अब देखिए, ये पहला तरीका आपको सुनने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, लेकिन आने वाले तरीकों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका है एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। देखिए, हर एक कंट्री में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट जरूर होता है जिसकी वैल्यू विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, फिर वो चाहे कुछ भी हो। आप देखिए अपनी कंट्री के अंदर से कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को तेज कीजिए ताकि आप उसको एक्सपोर्ट कर सके, ताकि आपके पास पैसा आना शुरू हो। सबसे पहले मैं आपको फिर बोलता हूं, पाकिस्तान ने आज तक ऐसा कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया है। तो अब अगर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेता है अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। इस वजह से आपको बहुत छोटे छोटे डिसीजन लेने की जरूरत है, ताकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आना शुरू हो। जब आपके पास पैसा आना शुरू होगा तो वो बड़ा दरवाजा भी खुलेगा, जिससे आपके पास बड़ा पैसा भी आना शुरू होगा। तीसरी चीज है टैक्सेस को बढ़ाया जाए। अब मैं आप पे ये कह रहा हूं, देखिए पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा टैक्स ना बढ़ाने की जगह बहुत ही छोटा टैक्स बढ़ाने की शुरुआत करिए। और दूसरा, आर्मी की जितने भी टैक्स फ्री आइटम उसको खत्म कर दिया जाए। सब्सिडी, जो फ्री सब्सिडीज है उनको कम कर दिया जाए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आर्मी की जितने भी आपको जो टैक्सेस है, जितनी भी सप्लाई है आर्मी को, जो फ्री सप्लाई मिल रही है उसको कट किया जाए, ताकि अब आर्मी के पास और ज्यादा पैसा ना जा पाए। देखिए, देश को लूटना एक अलग चीज है, लेकिन अगर देश ही नहीं बचेगा तो आप उसको लूट कर करोगे भी क्या। इसलिए सबसे पहले देश बचाना जरूरी है। तीसरा तरीका है रेंटल इनकम। देखिए, सरकार के पास ऐसा कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जरूर होगा जो कि धूल खा रहा होगा, जिसका कोई यूज बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा, उसको आप रेंट पर देना शुरू कीजिए, ताकि पास एक सर्टेन अमाउंट का पैसा आना शुरू हो सके। दूसरा तरीका, ऐसी कोई भी हवेली या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको आप रेंट पर देकर, जहां लोगों की शादी हो सके, फिर कोई भी ऐसी चीज जिनका यूज करके आप एक सर्टेन अमाउंट ले सके, 5-10 लाख रुपए। देखिए, कोई भी अगर कोई शादी करवा रहा है किसी हवेली के अंदर, तो 5-10 लाख रुपए आसानी से दे देगा।
अब आपको देखिए 5-10 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन ये 5-10 लाख रुपए के बहुत सारे सोर्स बनाना शुरू करेंगे तो ये लाखों करोड़ों रुपए में बदल जाएंगे। इसलिए 5-10 लाख को छोटा मत सोचिए, छोटी छोटी शुरुआत करके आप पैसा जनरेट करना शुरू कीजिए। आपके पास धीरे धीरे बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा कंट्री के अंदर। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सौर पैनल की शुरुआत कीजिए सर अपने देश के अंदर। सौर, क्योंकि आप देखिए अभी 8 बजे के आसपास आप अपनी बिजली कट कर देते हैं, जिससे आपकी जीडीपी का 4% नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप सौर पैनल बनाना शुरू करें तो आप सौर पैनल से अपनी बिजली का खर्चा बचा सकते हैं। तो अपनी बिजली का जब आपका खर्चा बचेगा तो उसको आप इकोनॉमी में ढाल सकते हैं। तो सौर पैनल बनाने की शुरुआत कीजिए, जिससे आपकी बिजली की कॉस्ट कम हो जाएगी और आपको लाइट कट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपकी इकोनॉमी, जो आपकी जीडीपी कम हुई है, वो भी वापस से बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि आप 8 बजे के बाद भी अपने मार्केट को ओपन कर सकते हैं। और 5 और सबसे आखिरी तरीका वो है कि अपने करप्शन को बिल्कुल कम से कम स्तर पर लेकर आइए, ताकि बाकी देश आपके अंदर पैसा डालने में आसानी रहे। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अपने टूरिज्म पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत के अंदर अगर हम टोल की बात करें, टोल टैक्स 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो ये टोल टैक्स भी, उसमें बहुत बड़ा योगदान टूरिज्म का भी है सर, क्योंकि लोग इस शहर से दूसरे शहर जाएंगे, फिर उस दूसरे शहर में जाएंगे, तो वहां पे हर बार जब वो जाएंगे तो वहां पे उनको टोल देना पड़ेगा। तो टोल टैक्स आना भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो जब टूरिज्म होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा अपने देश के अंदर, तब ये सारी चीजें होगी और धीरे धीरे आपका देश ग्रो करता जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें एक साथ नहीं होगी। सबसे पहले छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, सोर्स बनाइए कि आप किस किस तरह से पैसा जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप करते करते बहुत बड़ा पैसा जनरेट करना शुरू कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप टैक्सेस को कम कर देंगे और अपने आर्मी के जो बजट है उनमें कटाई करना शुरू कर देंगे, तो आपको IMF से भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पैसा आपके पास बढ़ता जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को सुने सीख लो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।